Hello guys, welcome to my channel. Today we will cover some topics of classical dynamics. Before starting the topic, please subscribe my channel and like the video. So let's start our first topic, which is linear momentum. Uh, Linear momentum is actually a quantity when a body is in a motion, and it is a vector quantity, and linear momentum is represented by P, which is equal to mv. Second topic is angular momentum. It is the quantity of a body in rotation which is product of its moment of inertia and its angular velocity. ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमें तब मिलता है जब कोई भी बॉडी रोटेशन में होती है, और एंगुलर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे आया कि L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। वी नो दैट L इज़ इक्वल टू एम वी आर। एम वी इज़ अ लीनियर मोमेंटम, एंड जब हमारे पास कोई बॉडी रोटेशन में होगी तो उसके साथ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा, तो उसे हम एम वी आर लिखेंगे। एंड वी नो दैट v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर, तो v की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देन आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट L इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, and we know that I is equal to m r square. So from this we will get that L is equal to I omega. Now Newton's second law of rotation will become summation of tau is equal to dl by dt. अब अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ देखें वो होता है फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। सो जब हम कोई भी बॉडी को रोटेशन में देखेंगे तो रोटेशन में जब कोई भी बॉडी होगी उसके साथ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा। अगर हमारे पास न्यूटन्स सेकेंड लॉ है F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो अगर हम इसके साइड दोनों साइड R के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा टाउ इज़ इक्वल टू dl by dt, because P cross R is the angular momentum. Let's see a next topic, conservation theorems, and इसके अंदर आएंगी conservation of linear momentum, conservation of angular momentum and conservation of energy. So from Newton's second law we know that F is equal to dp by dt, and ये जो लीनियर मोमेंटम है P, ये कब कांस्टेंट होगा जब F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम F की वैल्यू को इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास जो dp बाई dt फ्रॉम दिस इक्वेशन कम्स टू बी ज़ीरो, एंड dp बाई dt अगर ज़ीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर ज़ीरो है, it will state that momentum is conserved in the absence of external force। अगर dp by dt ज़ीरो होगा तो हमारा जो p है वो कांस्टेंट होगा। So from here we get to know that whenever the force applied is zero, our linear momentum is conserved. Let's come to our next topic, that is conservation of angular momentum. We know that the angular momentum L is given by R cross P. R is the perpendicular distance into the linear momentum. अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आएगा, dl by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ r क्रॉस p। अब क्योंकि r और p चेंज वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, तो r और p दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। सो dr बाई डी टी क्रॉस p प्लस r क्रॉस डी पी बाई डी टी, ये हमारे पास dl बाई डी टी की वैल्यू आएगी। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अब अगर हम करें कोई भी दो टर्म्स का तो वो ज़ीरो होगा, दो पैरेलल टर्म्स का।
अगर हम दो पैरेलल टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो ज़ीरो आएगा। दैट इज़ डी आर बाई डी टी क्रॉस पी इज़ इक्वल टू डी आर बाई डी टी क्रॉस एम डी आर बाई डी टी। अब हमारे पास पैरेलल चीज़ें क्या आई, हमने पी को ओपन किया तो वो हमें पता है कि एम डॉट वी होता है और वी की वैल्यू होती है डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी विल बिकम ज़ीरो, इसलिए हमारे पास ये जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो डी एल बाई डी टी कम्स टू बी आर इंटू डी पी बाई डी टी, एंड ये जो वैल्यू है ये n के इक्वल होगी, वेयर n इज़ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होगी तो वहाँ पे एक टॉर्क भी होगी, और यहाँ पे जो आर क्रॉस डी पी बाई डी टी है वो रिजल्टेंट टॉर्क है। और यहाँ से इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि रिजल्टेंट टॉर्क इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जब हमारी टॉर्क रिजल्टेंट टॉर्क विल बी इक्वल टू ज़ीरो, डी एल बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन से अगर हमारी n की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ऑब्वियसली डी एल बाई डी टी विल बी ज़ीरो, विच इम्प्लाइज दैट l is a constant. That is, in absence of net external torque, the angular momentum of an object is conserved. अगर हमारी रिजल्टेंट टॉर्क ज़ीरो होगी, कोई भी टॉर्क नहीं होगी, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा। अब हम देखते हैं conservation of energy. If F is the total force applied to a particle of mass m between between 2 points 1 and 2, then work done by this force on the particle will be W12 integration from 1 to 2 F dot dr. अगर कोई भी दो पार्टिकल्स हैं 1 and 2, तो उन पार्टिकल्स पे टोटल फोर्स अगर F है तो उन दो पार्टिकल्स को पोजीशन चेंज करने में जो भी हमारा वर्क डन होगा वो होगा W12 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 F dot dr, where 1 is the position of one particle and 2 is the second particle. So F dot dr को हम रिजॉल्व कर सकते हैं. We know that F is equal to m into a, where a is dv by dt and dr के साथ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विद dt. हमने पहले f को ओपन किया, f इज इक्वल टू m क्रॉस a की वैल्यू होती है dv बाई dt, a इज़ द एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. देन वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड dr बाय dr के साथ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे dt के साथ. तो ये जो dr बाई dt है विल बिकम v, क्योंकि dr बाई dt इज़ द वेलोसिटी. सो this equation can be written in this way. We can write this equation in this way. So we can write that m by 2 d by dt of v square dt. हमने इस वे में इसे क्यों लिखा? अगर हम d by dt of v square को ओपन करेंगे तो हमारे पास सेम यही रिजल्ट आएगा. तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं. सो एफ डॉट डी आर हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम डी टी से डी टी कैंसिल हुआ, सो हमारे पास क्या आएगा? डी ऑफ 1/2 एम वी स्क्वायर. एम बाई टू को हम वी के साथ ले गए तो हमारे पास हुआ डी इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स W12 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 d of 1/2 mv स्क्वायर. इसे हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आया 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. v2 स्क्वायर इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 एंड v1 स्क्वायर इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1. सो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को W12 इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 is the kinetic energy of particle 2 and T1 is the kinetic energy of particle 1, where T is equal to 1/2 mv square.
अगर हम T1 लिखते हैं तो mv1 स्क्वायर आएगा, अगर T2 लिखते हैं तो 1/2 mv2 स्क्वायर आएगा। अब यहाँ तक हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन फ्रॉम फोर्स F टू ट्रांसपोर्ट पार्टिकल फ्रॉम 1 to point 2। पार्टिकल को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में लेके जाने में कितनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हम फाइंड करेंगे। वो होगा दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 F डॉट dr is equal to u1 minus u2. This implies that work done in moving the particle is the difference in potential energy at the 2 points. मतलब जो भी वर्क डन होगा किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लेके जाने पर, तो वो होगा डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट द 2 पॉइंट्स। वी नो दैट F इज इक्वल टू माइनस डेल U। ये हमें ऑलरेडी पता है कि F इज इक्वल टू माइनस डेल U। अब जो एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो U होता है वो फंक्शन होता है ओनली पोजीशन का, बट इन सम केसेस U दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम t। जब हम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज करेंगे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तब जो हमारा u है वो r एंड t का फंक्शन होगा। सो लेट्स सॉल्व आर टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू t प्लस u। यहाँ पे हमने dt के साथ डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, एंड हमने पहले देखा था कि t इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F डॉट dr इज़ इक्वल टू dt। तो इसी dt की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, dt इज़ इक्वल टू F डॉट dr। इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया टाइम के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब पहले जो हमने सॉल्व की थी वहाँ से हमारे पास आया कि dt इज़ इक्वल टू F डॉट dr। अब इस इक्वेशन को हम टाइम के साथ फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आएगा F डॉट dr बाई dt, एंड dr बाई dt इज़ रिप्रेजेंटेड बाय r डॉट। अब हम u को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ। ये हमारा पार्शियल डेरिवेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है जब हम किसी भी बॉडी पर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाएंगे उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तो वो पार्शियली डेरिवेट करेंगे उसे, क्योंकि वो तब फंक्शन होगा पोजीशन और टाइम का। तो यहाँ पे हमने जो भी पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में किया पार्शियल डेरिवेशन, एंड देन प्लस विद कर्ली u बाय कर्ली t। यहाँ पे पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुआ है, एंड यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे हमारी फंक्शन होगी r एंड t का। सो du बाई dt बिकम्स डेल u डॉट r डॉट। ये r डॉट कैसे आया, dxi बाई dt था, हमने समेशन किया सारी पोजीशंस का, तो हमारे पास वहाँ पे dr बाई dt आ जाएगा, एंड dr बाई dt को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं r डॉट से, एंड दिस बिकम्स कर्ली u बाई कर्ली xi। क्या है, हमें पता है कि डेल्टा क्या होता है, कर्ली बाई कर्ली x i कैप, कर्ली बाय कर्ली y j कैप, एंड प्लस कर्ली बाय कर्ली z k कैप। तो इसका जब हम समेशन करते हैं तो हमारे पास सिंपल डेल आएगा। तो डेल u डॉट r डॉट प्लस du बाई डी टी इज़ du बाय कर्ली t इज़ इक्वल टू du बाई डी टी। तो हम इन dt बाई डी टी अपॉन du बाई डी टी को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास क्या आया, f इंटू आर डॉट प्लस कर्ली डेल u डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डॉट प्लस कर्ली u बाय कर्ली t।
अब हमने यहाँ से आर डॉट को कॉमन लिया तो हमारे पास आया एफ प्लस डेल्टा यू डॉट आर डॉट प्लस डी यू बाई डी टी, एंड वी नो दैट एफ इज़ इक्वल टू माइनस डेल यू। तो हमने यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करी विच बिकम्स माइनस डेल यू प्लस डेल यू विच बिकम्स ज़ीरो। तो हमारे पास डी ई बाई डी टी कितना आया, कर्ली यू बाई कर्ली टी। नेक्स्ट वी विल सी दैट when u is not an explicit function of time, जब पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट होगी टाइम के, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा टाइम के साथ विल बी इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज दैट डी ई बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो हमारा जो ई होगा वो कांस्टेंट होगा। That is, the total energy of a particle in a conservative field is a constant in time. तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कब कंजर्व्ड रहेगा, जब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा, जब टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड एनर्जी विल बी कंजर्व्ड when u is not an explicit function of time. So here we will end our video. Hope you like the video. Please share it. Thank you.